नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 12th मैथ्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सातत्यता एवं अवकलनीयता। और इसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा सातत्यता। ठीक है, कंटिन्यूटी। देखिए, सातत्यता ये जो शब्द है, ये संतत शब्द के माध्यम से बनाया गया है। संतत जिसका मतलब होता है निरंतर या लगातार या अविरल कह सकते हैं हम, अनवरत, है ना, कंटिन्यूअस। हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी भौतिक राशि या कोई भी गणितीय निकाय लगातार प्रोसेस में हो, अगर वह अनवरत चलता जाए, बीच में कहीं पर भी ब्रेक ना हो, तो कहते हैं कि वह संतत है। जैसे आप जानते हैं नदी का बहाव, नदी का बहाव यदि कोई बीच में रुकावट नहीं है तो उसको बोलते हैं संतत बहाव है वो, है ना। हवा का बहना और वो सब, ये सब सिंपल बातें आप जानते हैं व्यवहार में। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि संतत ये जो शब्द है, इसका मतलब यही है कि संतत जो वस्तु या निकाय कर रहे हैं हम, वो अपने उस प्रोसेस के अंतर्गत अनवरत चल रहा है, उसमें बीच में कहीं पर भी रुकावट नहीं है, तो उसको बोलते हैं संतत। और संतत होने का जो गुण है, मतलब संतत का जो होनापन है, उसको बोलते हैं सातत्यता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सातत्यता कोई गणितीय मान नहीं है, सातत्यता कोई सूत्र का नाम भी नहीं है। सातत्यता वास्तव में एक गुण है जो संतत के होनेपन की व्याख्या करता है। हम कह सकते हैं यहाँ कि सातत्यता एक गुण है। ठीक है ना, सातत्यता एक गणितीय प्रक्रम का नाम है जिसमें हम संतत होने या नहीं होने के गुणों की चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होने के गुण उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, अब वैसे आप जानते हैं कि व्यवहार में देखें तो सातत्यता का मतलब व्यापक हो सकता है। बहुत सी वस्तुएं संतत होती है, बहुत सी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम केवल कुछ प्रकार के बीजीय फलनों को ही या कुछ प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों को ही सातत्यता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे आगे कि कोई फंक्शन संतत है या नहीं है, कोई फंक्शन संतत कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसकी यहाँ पर कुछ अपने स्तर पर व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी मूल परिभाषा से। हम कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, या यूँ कहिए कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी टूटे ना, लगातार चलता जाए, तो उसको बोलते हैं कि वह संतत फंक्शन है। या यूँ कह दीजिए कि यदि किसी फंक्शन का वक्र अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर बिना टूटे हुए चलता जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन संतत कहलाएगा, क्योंकि उसका ग्राफ टूटा नहीं है, उसमें संतत वाला गुण लागू हो गया है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा कुछ ऐसी बन सकती है कि यदि किसी फंक्शन का वक्र, यदि किसी फलन का वक्र अपने प्रांत में कहीं पर भी टूटे नहीं, अपने प्रांत में कहीं पर भी टूटे नहीं, ठीक है, कहीं पर भी टूटे नहीं, तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन संतत है। और इस फंक्शन के संतत होने के गुण को, इस होने के इस घटना को बोलते हैं कि ये सातत्यता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एक और रूप में भी कह सकता हूँ, अथवा इसकी एक और परिभाषा आ सकती है, अगर आप समझ पाए तो। आप जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन का वक्र अपने प्रांत में कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि फंक्शन का वक्र ऐसा है, इस प्रकार का कोई वक्र है जो फंक्शन y बराबर fx का है। ठीक है, जो आप जानते हैं कि अपने प्रांत में, मान लो प्रांत में x का मान a और x का मान b ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रांत में बिंदु a से बिंदु b के बीच में जांच रहे हैं। प्रांत a से b मान लीजिएगा, तो a से b के बीच में फंक्शन कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन संतत कहलाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब फंक्शन का वक्र टूटता नहीं है, तो आप उस फंक्शन के वक्र को जब खींचोगे तो पेंसिल को या पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसमें आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। अगर बीच में कहीं पर भी टूट गया होता तो उसको आप अगर बनाओगे ना पेंसिल से, तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम यहाँ तक जब चलेंगे तब तक तो पेंसिल सीधी चल रही है, बिना उठाए चल रही है। लेकिन जैसे ही आप आगे वाला इस आगे वाले वक्र का भाग बनाओगे तो आपको पेंसिल को उठाना पड़ेगा।
तो पेंसिल कब उठानी पड़ती है? जब फंक्शन का वक्र बीच में कहीं पर भी टूट जाए, मतलब यहाँ पर ये हो गया असंतत। अब यदि हम ये कहें कि कोई फंक्शन का वक्र अपने प्रांत में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब फंक्शन संतत है अपने प्रांत के अंतर्गत, तो इसकी एक और पहचान ये बन गई है कि उस फंक्शन का जो वक्र है ना, वह बिना पेंसिल को उठाए भी खींचा जा सकता है। और इसको आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। वैसे क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि यदि किसी फंक्शन का वक्र बिना पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल बोल दो या पेन बोल दो, मार्कर बोल दो, एक ही बात है ना, बिना पेंसिल उठाए खींचा जा सके, बिना पेंसिल उठाए वक्र खींचा जा सके, तो हम कह सकते हैं कि यह जो वक्र हम खींच रहे थे बिना पेंसिल उठाए, यह वक्र जिस फंक्शन का था वह फंक्शन संतत कहलाएगा। ठीक है ना। मैं इसमें खास बात एक ही आपसे कहना चाहता हूँ कि संतत का मतलब यही है कि वो बीच में कहीं पर भी ब्रेक ना हो, वो अनवरत चलता ही जाए, उसको बोलते हैं संतत। ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को हम थोड़ा सा बीजगणितीय रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको ग्राफ और बीजगणित दोनों बातों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा। देखिए, जैसे मान लो मैं कहूँ, मान लो फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ मैं y बराबर एक्स स्क्वायर, और आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ बना के बताओ और बताओ कि संतत होगा या नहीं होगा। तो आपने वैसे इसका ग्राफ सीखा है 11th क्लास में भी, चैप्टर नंबर 2 में इसकी चर्चा आई है विस्तार पूर्वक, देखिएगा। तो इस वक्र का ग्राफ आप जानते हैं ऐसा होता है, ये इस फंक्शन का वक्र है। अब आप देख लीजिए, ये जो वक्र है, यह वक्र माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ऐसे ये खुलता ही जाएगा परवलयाकार रूप से, लेकिन कभी भी टूटेगा नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, यह फंक्शन अपने प्रांत के समस्त बिंदुओं पर संतत है, बिल्कुल ये संतत होगा। ठीक है। एक और ले लेते हैं ऐसा ही, देखते हैं कि एक और रूप में क्या ये समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो फंक्शन हो y बराबर में साइन x, इस बार मैं लेता हूँ ट्रिगो फंक्शंस को। देखिएगा, इसका भी आपने ग्राफ 11th क्लास के अंतर्गत विस्तार पूर्वक समझा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो y इक्वल साइन एक्स ग्राफ मान लो, यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। ठीक है ना। तो ग्राफ आपने सीखा है, साइन का वक्र ऐसा बनता है, एक तरंगाकार आकृति बनती है जो x एक्स के सापेक्ष दोलित करती जाती है अपने आप को। ठीक है। अब ये भी आप जानते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक अनंत बिंदुओं पर ये विद्यमान है और कहीं पर भी टूटेगा नहीं, ये हमेशा तरंगाकार आकृति बिना टूटे चलती ही जाती है। आप देख पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए कह सकते हैं कि ये वक्र भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक मतलब ऑल रियल नंबर्स, प्रत्येक बिंदु पर संतत कहलाएगा। ऐसे ही कोस एक्स भी संतत होता है, लेकिन टेन नहीं होता। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि टेन एक्स का जो वक्र होता है वो π/2 मतलब 90 डिग्री पर टूट जाता है, इसलिए वो संतत नहीं होगा। पर ये तो होगा, साइन तो हो सकता है इसमें। आगे देखिए, अब एक और लेते हैं इसमें जो कि असंतत लेते हैं और देखते हैं कि असंतत में कैसी बातें लागू होगी। जैसे मान लीजिए फंक्शन है y बराबर ये x प्लस 10 गुणा में x प्लस सपोज 21। ठीक है ना। और बट्टा में ले सकते हैं इसमें x माइनस 1 ले लीजिए और x माइनस 3। ठीक है। अब चलो इसको जांचते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, मुझे लगता है कि आपको ये बात अपने आप में समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सी ही बात है। इस कार्तीय तल में मान लो अनुमान से कि इसका वक्र ऐसा बनेगा। मैं अनुमान से कह रहा हूँ, क्या पता कुछ और बने, लेकिन इसमें मुख्य बात आगे आएगी, इसलिए अनुमान से कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ये वक्र ऐसा बने अनुमान से, तो आप देख सकते हैं ना, इस फंक्शन में ही जब x का मान 1 रखा जाएगा, मतलब प्रांत का मान जब 1 होगा, तो बट्टा में क्या बनेगा, 1 माइनस 1, जो कि बट्टा में 0 क्रिएट कर देगा। और x के मान 1 पर इस फंक्शन का मान बट्टा में 0 वाला आ गया, मतलब फंक्शन का मान अनंत की तरफ गतिशील हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब x का मान 1 होगा, मतलब प्रांत का बिंदु 1 होगा, तो इस 1 के सीध में फंक्शन इस प्रकार से टूट जाएगा। वास्तव में टूटता कब है, जब फंक्शन का मान अपरिभाषित बनता हो। और यहाँ पर आप जानते हैं कि x के मान 1 पर फंक्शन का मान अपरिभाषित है, क्योंकि 1 ने क्या किया था, 1 ने बट्टा में 0 क्रिएट कर दिया था। इसलिए ऊपर भले कुछ भी क्यों ना हो, बट्टा में 0 आते ही वो एक अपरिभाषित मान की तरफ गतिशील होता है इसमें। तो कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फंक्शन का वक्र विद्यमान नहीं है, टूट रहा है। इसी प्रकार
x बराबर 2 पर तो विद्यमान होगा, लेकिन x बराबर 3 पर दोबारा देख लीजिए, x के मान 3 पर दोबारा इसमें 3 - 3 बनेगा जो कि 0 है। इसलिए कह सकते हैं कि आगे यदि मैं यहाँ कोई बिंदु 3 लेता हूँ प्रांत का, तो इसके सीध में भी फंक्शन को टूटना होगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो आप सीधा सा देख लीजिए कि x बराबर 1 और x बराबर 3 इन दोनों बिंदुओं पर फंक्शन असंतत है। इसको पढ़ते ऐसे हैं हमारी भाषा में, गणित की भाषा में कह रहा हूं मैं, कि फंक्शन का जो वक्र है वो यदि x बराबर 1 और x बराबर 3 पर टूट गया है, इसका मतलब यह जो फंक्शन है वो बाकी समस्त बिंदुओं पर संतत होगा, लेकिन केवल 2 बिंदु ऐसे हैं 1 और 3 जिन पर ये असंतत हो गया है। तो इसमें टूटने से इसको बोलते हैं कि असंतत हो चुका है। ठीक है ना? अच्छा, इससे हमें एक बढ़िया सी बात समझ में आ रही होगी, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ये असंतत कब हुआ? जब फंक्शन का मान अपरिभाषित हुआ। जब तक इसका मान परिभाषित चल रहा था तब तक ये असंतत नहीं हुआ था। मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के समस्त बिंदुओं पर परिभाषित ही रहे तो संतत होगा, सीधी सी बात है ना? इसका मतलब एक और परिभाषा आ गई है। हमने 2 परिभाषा पहले लिखी थी, एक परिभाषा आप और बना सकते हो इसी की। क्या बना सकते हो? कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सदैव परिभाषित रहे तो वह संतत कहलाएगा। इसको आप खुद अपने शब्द लिख सकते हैं अपने शब्दों में ही, कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित यदि रहे तो वह भी अपने प्रांत में सर्वत्र संतत कहलाता है। ठीक है? अच्छा, एक और बात भी इसमें बन के आ रही है, अगर आप ध्यान दें तो सुनिए। हम ये देख रहे थे कि x बराबर 1 पर फंक्शन का मान अनंत की तरफ गतिशील है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि x बराबर 1 से जस्ट पहले वाला बिंदु लो आप, 0.9 ले लीजिए। क्या 0.9 पर इसका मान विद्यमान है क्या? बिल्कुल विद्यमान है। अच्छा, इस 1 से आगे वाला पॉइंट लो, 1.1 ले लेते हैं। क्या 1.1 पर भी इसका मान आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन जो 0.9 पर विद्यमान था, जो 1.1 पर विद्यमान था, वो केवल 1 पर विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये मान सकते हैं हम कि 0.9 वाला पॉइंट मान सकते हैं कि ये जो अंतिम छोर है ना, ये 0.9 वाला पॉइंट है। ये जो इसमें छोर है ये 1.1 वाला पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि जब वक्र बीच में टूट रहा है वो 1 पर अनंत मान प्राप्त करने के कारण टूट रहा है। आप यूँ देख सकते हैं भाई, x के मान 1 पर इसका मान क्या हो गया? कुछ भी मान बट्टा में 0, मतलब अनंत की तरफ जा रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 से आगे जब 1 की तरफ जाएगा ये फंक्शन तो अनंत की तरफ गतिशील होगा, और जब 1.1 पर आएगा तो वापिस ये एक परिभाषित मान की तरफ आगे आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन एक्चुअल में टूटता नहीं है। वास्तव में प्रत्येक फंक्शन जब अपरिभाषित मान की तरफ गति करता है, जब अनंत की तरफ गति करता है, तो हमें नहीं पता कि अनंत कितना दूर है, इसलिए हम उसको टूटा हुआ दिखाते हैं। वास्तविकता तो ये है, अगर हमें कालांतर में कोई वैज्ञानिक बता दे कि अनंत इतनी दूरी पर है तो फंक्शन फिर टूटना बंद हो जाएगा, फिर वो अनंत की तरफ जाके वापस आना शुरू हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। इसमें आप देख लो, भले ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। x के मान 1 पर इसका मान अनंत की तरफ जा रहा था और यहाँ पर इसका ग्राफ टूट रहा है, तो दोनों की बातों से क्या समझ में आया कि टूटना मतलब अनंत की तरफ जाना। इसका मतलब कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फंक्शन का जो टूटना है ये अप्रत्यक्ष रूप से फंक्शन का अनंत मान ग्रहण करके वापस परिभाषित मान की तरफ गति करना है। इसकी मुख्य बात मुझे लगता है कि ऐसी ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब तक, अब ध्यान दीजिएगा, जब तक फंक्शन में x में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष, मतलब प्रांत में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन, मतलब परिसर में होने वाला परिवर्तन एक निश्चित गणनीय मान था, एक निश्चित क्वांटिटी थी, तब तक फंक्शन संतत था। और जब यह x में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन एक अगणनीय मान की तरफ गतिशील हुआ, मतलब कि यह परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ, तब यह फंक्शन असंतत हो गया। सीधी सी बात है। इसमें हम कह सकते हैं कि यदि x में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन भी गणनीय है, मतलब काउंटेबल है,
तब तक वह फंक्शन संतत है। और जब x में होने वाले चेंज के सापेक्ष y में होने वाला चेंज अनकाउंटेबल कंडीशन में हो, उसका आप गणना नहीं कर पाए ऐसा मान हो, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वह फंक्शन बिल्कुल असंतत होगा। रीजन है अगणनीय मान का विद्यमान नहीं होना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि संतत का मतलब यही है कि वह लगातार चलता जाए। वह मतलब कौन? फंक्शन का खुद का मान, और खुद का मान यहाँ पर इस वक्र के द्वारा शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आगे कई बार सोचा गया तो दिक्कत ये आई, जैसे मान लो ये तो आपने अनुमान से बना दिया वक्र और देख लिया सौभाग्य से कि x के मान 1 पर और 3 पर टूट रहा है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे फंक्शंस आते हैं जिनका आप ग्राफ बना ही नहीं पाते हो, या ग्राफ बनाओगे तो उसमें वो पॉइंट नहीं मिल पाते हैं जहाँ पर वो असंतत होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करें? मतलब कि सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो सवाल ऐसा आ जाए y बराबर में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में sin x प्लस 3, और आपसे पूछे कि बताओ यह फंक्शन अपने प्रांत में कहाँ कहाँ पर असंतत और कहाँ कहाँ पर संतत है, तो सीधी सी बात है कि आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको नहीं पता कि इसका वक्र कैसा है। अगर आपको इसका वक्र पता हो तो बना पाओगे और बता पाओगे। अब सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है वक्रों को खींचने में। अगर सवाल की बात करूं मैं डायरेक्ट, तो सवालों में हर बार कुछ न कुछ बीजीय समीकरणें दी होती हैं फंक्शंस के रूप में, और हमें उनका वक्र खींचना हर बार नहीं आता है। ठीक है, तो आगे फिर ये दिक्कत आई कि इन वक्रों के माध्यम से ही अगर जांचना होगा तो फिर तो दिक्कत बहुत आएगी। वक्र तो आपको नहीं पता हर बार फंक्शन का, इसलिए फिर आवश्यकता ये हुई कि क्या ऐसी भी कोई विधि है क्या सातत्य जांचने की कि बिना वक्र खींचे भी उसको हम जांच सकें। तो बाद में इसकी तरफ गति हुई तो आगे बिल्कुल ऐसी विधियां आई भी। ऐसी कई विधियां आई जिनके माध्यम से आप बिना कोई वक्र खींचे, बिना कोई ग्राफ खींचे भी सातत्यता को जांच सकते हो। ठीक है, तो आगे इसकी बात करते हैं हम। ये तो इसका एक ज्यामितीय निरूपण मात्र है जो कि समझने में आसान था, इसलिए शुरुआत में बताया गया है। लेकिन अब हमें आगे जो समझना है ना, आगे जो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं वही काम की है, वही सवाल करने में सहायक होंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऐसा सूत्र बनाने की जिसमें हम संतत और असंतत को जांच सकें। तो देख लीजिए, आगे हम कह सकते हैं कि फाइंडिंग द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन। मैं कहना चाहता हूं कि कोई फंक्शन के कंटिन्यूटी को जांचने के लिए एक सूत्र की यहां पर हम रचना करेंगे पूरा समझते हुए। एक बार देखिए, इसमें मैं कुछ बातें पहले डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लो इसमें एक नंबर फंक्शन की दोबारा बात करूँ। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया जाए आपको ऐसे f(x) बराबर में, ठीक है, इसमें मान लो इस फंक्शन ऐसा, इसके मान आ रहे हैं 2, 1 और 2। अच्छा, इसका मान 1 कब आता है? जब x का मान a से कम या बराबर हो, और इसका मान 2 तब आता है जब x का जो मान है वो a से बड़ा हो। ठीक है, ये आप जानते हैं फंक्शन की तरह है ही। अब इसका पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या ये संतत है या नहीं है बिंदु a पर। देख लीजिए भी, इसी की बात कर रहा हूँ मैं अपने स्तर पर। जैसे मान लो ये कार्तीय तल XY प्लेन, और मान लेते हैं कि जो x का मान a है ना वो यहाँ है, ऐसा मान लीजिए। मान लो यहाँ पर x बराबर a बिंदु है, तो सीधी सी बात है कि इस बिंदु a के सीध में ये जो पॉइंट्स हैं ये x बराबर a के पॉइंट्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। अब ज़रा देखिएगा अच्छे से। अब आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का व्यवहार कैसा है। जब x का मान a से कम है, मतलब लेस देन a है, तब फंक्शन का मान 1 है, मतलब परिसर में फंक्शन का मान 1 है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि फंक्शन का वक्र ऐसा बनेगा, ऐसी रेखा बनेगी। फंक्शन का जो वक्र है वो ऐसी रेखा बनने वाली है जिसमें मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो कट कर रहा है ना, यहाँ पर y का मान 1 है, फंक्शन का परिसर 1 है। और कब कब? जब x का मान a से कम या बराबर हो। तो a से कम और बराबर में सारी बिंदु आ गए हैं, इन पर परिसर का मान मैंने 1 के सीध में लाइन खींच दी सीधी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे देख लीजिए, जब x का मान a से बड़ा हो तब इस फंक्शन का मान 2 है। तो फंक्शन का मान 2 का मतलब इतनी ऊंचाई आएगी, अब परिसर में आता है फंक्शन का मान ऊपर आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु 2 था, इसके सीध में ही फंक्शन का वक्र ऐसा बनेगा अब, और यहाँ पर आएगा एक छोटा सा नोड। नोड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जब x का मान a था
तब फंक्शन का मान 2 नहीं था, तो 2 की सीध में इसमें नोड, नोड मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, वो 2 है x बराबर 1 के सीध में, ठीक है ना। तो a से जस्ट आगे वाले बिंदुओं से फंक्शन का मान 2 हो रहा है। एकदम सिंपल सा ग्राफ आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि जब इसमें फंक्शन ऐसा दिया हो तो इस फंक्शन को क्या आप बिना पेंसिल उठाए खींच पाओगे ग्राफ को? सीधी सी बात है कि नहीं खींच पाओगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको आप खींचना चाहोगे तो पहले इतना खींचोगे, उसके बाद में इसको रुकोगे यहाँ पर, फिर जाओगे यहाँ से शुरू होने के लिए, तो बीच में आप जानते हैं कि पेंसिल उठी, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर फंक्शन टूटा हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंक्शन असंतत हो रहा है। अच्छा, ये असंतत जो हुआ है इसमें खास बात ये है ना मेरे हिसाब से तो, कि असंतत होने का जो कारण है वो मेरे विचार से x बराबर a से पहले वाला बिंदु और बाद वाला बिंदु असमान होना है। आप देख लीजिए, यदि यह वक्र मैं उठा के यहाँ रख देता, मतलब कि x बराबर a से पहले वाला ग्राफ और बाद वाला ग्राफ एक जैसा होता, एक सीध में होता, तो ये फंक्शन टूटता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के टूटने में बिंदु a से पहले वाले और बाद वाले बिंदुओं का असमान होना है। और आप जानते हैं कि x बराबर a से पहले वाला बिंदु जो है उसको बोलते हैं LHL और आगे वाले बोलते हैं RHL। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, और इसमें LHL का मान RHL के बराबर नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि फंक्शन टूट गया, ठीक है ना। हम इसमें बात कर रहे हैं आगे कुछ बीजगणितीय रूप में। अगर फंक्शन का यहाँ पर टूटना हुआ है तो मुख्य कारण है LHL का RHL के बराबर न होना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि LHL का मान RHL के बराबर हो जाता तो ये संतत हो जाता, फिर क्या पता नहीं होता। चलो देखते हैं इसको एक और रूप में, देखिएगा। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ फंक्शन नंबर 2, जिसमें हम LHL का मान RHL के बराबर बना के देखते हैं और फिर देखते हैं कि संतत रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। देखो, इसमें fx के 2 मान वापस मैं कह रहा हूँ, 1 और 2 है। 1 कब है? जब x का मान इसमें जो है a नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। 2 कब है? जब x का मान a है, ठीक है ना। अब चलो जांचते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिएगा, आलेख की बात कर रहा हूँ वापस में, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ ये बिंदु जो है x बराबर 2 वाला होगा, यहाँ पर मैं x बराबर 2 मान सकता हूँ, बिंदु प्रांत का बिंदु है। अब देखिए, अब ग्राफ का या फंक्शन का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब x का मान a नहीं है, मतलब a के अलावा सारे मान है, a से कम भी है, a से बड़े भी हैं, लेकिन a नहीं है, तब फंक्शन का मान 1 होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर परिसर का मान 1, यहाँ पर परिसर का मान 2 है, तो फंक्शन का मान 1 कब होगा? जब फंक्शन का प्रांत a ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वक्र कुछ ऐसा बन सकता है। आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा, वक्र कुछ ऐसा बनेगा, पीछे तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा ये, आगे भी ये इस तरह से चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा नोड आ जाएगा, नोड, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि x बराबर, सॉरी मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, a होगा यहाँ पर, x बराबर a होगा। जब फंक्शन में x बराबर a है तो फंक्शन का मान यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है। और जब फंक्शन में प्रांत का मान a नहीं है, मतलब a से कम और बड़े मान है, तब परिसर का मान 1 है। तो देख लीजिए भले a के सीध में तो फंक्शन का नोड है, मतलब यहाँ पर फंक्शन विद्यमान नहीं है, और पहले भी 1 और बाद में भी 1 बन गया ये। अब देखते हैं कि 2 का मान कैसे बनाया जाएगा। फंक्शन का मान 2 होगा जब प्रांत का मान a हो, मतलब प्रांत का मान जब a है तो फंक्शन का मान यहाँ पर 2, मतलब इसके सीध में छोटा सा बिंदु आएगा। इसके कारण सिर्फ बिंदु बन रहा है और इसके कारण ये पूरी रेखा बन रही है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, जरा जांच लीजिए, क्या यहाँ x बराबर 1 पर x बराबर a से पहले वाला और बाद वाला परिसर का मान बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है, दोनों बार इसका मान 1 ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर LHL का मान RHL के बराबर तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं फंक्शन टूट गया, क्योंकि यहाँ पर नोड जो है ना, नोड, इसका मतलब टूटा हुआ है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब LHL का मान RHL के बराबर हो, इतना पर्याप्त नहीं है फंक्शन के नहीं टूटने होने हेतु। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आई? यहाँ पर दिक्कत आई है ये नोड की। अगर आप ध्यान दें तो ये जो x बराबर a पर फंक्शन का मान जो 2 होना है वो दिक्कत कर रहा है। मतलब ये छोटा सा बिंदु है ना, ये बिंदु, यदि ये बिंदु उठा करके इस नोड में रख दिया जाता तो ये रेखा पूरी संतत हो जाती।
तो दिक्कत कर रही है इसमें ये बिंदु वाली स्थिति। और आप जानते हैं जो बिंदु वाली स्थिति है ये फंक्शन का x बराबर a पर मान ही तो है। देख लीजिए भले, तो हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पर LHL का मान तो RHL के बराबर है, लेकिन इन दोनों के ही मान बराबर नहीं है FA के। FA का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट A। तो पॉइंट A पर जो फंक्शन का मान है ना वह बराबर नहीं है, भले ही LHL का और RHL का मान बराबर हो। तो आप क्या समझ पाए कि पहली बात तो LHL का मान RHL के बराबर नहीं है तो प्रश्न नहीं उठा, पक्का टूटेगा फंक्शन वो। अब यदि LHL का मान RHL के बराबर है भी तो भी यदि FA अलग चला गया तो भी फंक्शन टूट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं इस कंडीशन में भी फंक्शन जो है वो असंतत हो रहा है। रीज़न है FA का कुछ अलग होना, और यहाँ पर भी आप जानते हैं असंतत है। हम असंतत को जांचते हैं पहले तो, और बाद में इसके माध्यम से संतत को समझ पाएंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन में आप देख पा रहे हैं इन दोनों में ही LHL और RHL और FA की कुछ क्रियाओं के माध्यम से फंक्शन संतत नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि संतत कब होता है, जरा जानिएगा। देखो फंक्शन के संतत होने के लिए आवश्यक ये है कि हम जिस बिंदु पर फंक्शन की जांच कर रहे हैं संतत होने की, उस बिंदु से पहले वाले पर और बाद वाले पर तो फंक्शन के मान बराबर हो ही, लेकिन उस बिंदु पर भी फंक्शन का मान उस पहले वाले और बाद वाले के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर यदि हम देखें तो FA का मान यदि LHL और RHL के बराबर होता तो संतत बन जाता, ये सीधी सी बात है ना। इसका मतलब ये हुआ क्या, जरा देखिएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका एक और रूप बना करके देख सकते हैं, आप देखेंगे, अर्थात विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन ऐसा है और वो फंक्शन जो है इस प्रकार से इसका ग्राफ बन रहा है, सपोज इसका जो ग्राफ बना है वो यहाँ पर टूट गया है, इसके सीधे में मान रहा हूँ मैं प्रांत का जो मान है वो x बराबर a है, बिंदु a पर टूट गया है ये। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि x बराबर a पर फंक्शन का जो मान है विद्यमान नहीं है, मतलब यहाँ पर FA जो है वो अनंत की तरफ गतिशील है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें LHL कौन होगा, LHL होगा ये पहले वाला बिंदु, इससे पहले वाला इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड में ना ये, तो ये इसमें कहलाएगा LHL, ठीक बात है। आगे वाला बिंदु जो है ये कहलाएगा इसमें RHL, राइट हैंड लिमिट, और ये जो अनंत की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं फंक्शन का खुद का मान FA। आप इसमें देख पा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पर यदि ये फंक्शन टूटता नहीं, मतलब यह फंक्शन संतत होता, तो आवश्यक था कि LHL, RHL और FA तीनों एक हो जाएं। ज़रा सोच लीजिए, यदि मैं LHL को और RHL को और FA को तीनों को मिला दूं, एक जगह कर दूं, तो क्या ये फंक्शन संतत होगा क्या? फिर बिल्कुल होगा, बिल्कुल इसमें टूटने वाली स्थिति हट गई इसमें से। अब तो आप देख पा रहे हैं यहीं से ही कि फंक्शन के, है ना, f(x) के x बराबर a पर संतत होने हेतु हम देख पा रहे हैं, संतत होने हेतु एक तो LHL जो है वो RHL के बराबर हो और इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए FA की। ये बात लागू होगी तो कह सकते हैं कि फंक्शन संतत बनेगा। आप खुद देख लीजिए भले ही, यहाँ पर यदि मैं इन दोनों नोड्स को मिला दूं तो मिलने से दोनों बराबर तो होंगे, पर FA का मान बराबर हो जाएगा फिर अपने आप में ये, तो वो इसमें बिना टूटा हुआ मान बन सकता है ना। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं कि LHL का फॉर्मूला होता है ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 FA माइनस h, बराबर में RHL का फॉर्मूला ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये FA प्लस h, बराबर में है FA। या मैं कह सकता हूँ, इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो बाईं सीमा, है ना, बाईं सीमा बराबर है दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर में फलन का मान। तो ये तीनों बात वैसे एक ही है, इन तीनों का अर्थ एक ही है कि LHL, RHL, FA बराबर हो। यदि ये बात लागू होती है तो कह सकते हैं कि फंक्शन वहाँ पर उस बिंदु पर है, केवल पूरे प्रांत पर नहीं है ये, उस बिंदु पर संतत होगा। और यदि इनमें से कोई एक का भी मान बराबर नहीं आया या कोई एक का भी मान विद्यमान नहीं हुआ तो पक्का ये फंक्शन संतत नहीं होगा। ठीक है। एक प्रश्न है, फलन f(x) बराबर मापांक x प्लस मापांक x माइनस 1 का x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। मतलब कि हमें इसमें जांचना है कि प्रांत के बिंदु 0 पर ये फंक्शन टूटा हुआ है
या बिना टूटा हुआ लगातार चल रहा है। चलिए जांचते हैं। देखिए, इसको जांचने के लिए आप सब जानते ही हैं कि इसका ग्राफ तो आप बना नहीं पाएंगे, तो बस तरीका वही है कि x बराबर 0 पर आपको LHL, RHL और F0 इन तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन में मापांक का चिन्ह है, तो शुरुआत करेंगे मापांक का चिन्ह या फिर मापांक को हटाने से। और उसमें आपने सीखा है, सब 11th क्लास की बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि x बराबर 0 पर आपको LHL और RHL दोनों चाहिए, तो सीधी सी बात है कि प्रांत का बिंदु x बराबर 0 से कम और ज़्यादा, ये दोनों प्रकार का यहाँ पर यूज़ होगा। और 0 पर तो 0 है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख लीजिए, शुरुआत करते हैं मापांक हटाने से। इसमें से यदि आपको मापांक हटाना हो तो मैं इसमें हटाऊंगा मापांक x बराबर 0 के लिए कम, ज़्यादा और 0 के हेतु। देखिएगा, तो fx बराबर में अब यदि मैं ऐसा कहूँ कि फंक्शन में x का जो मान है वो 0 से कम है, मतलब इसमें x का मान नेगेटिव है। और आप जानते हैं यदि x का मान नेगेटिव है तो मापांक में x का चिन्ह माइनस का आया, इसलिए मापांक हटते ही बाहर माइनस रहेगा, -x। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप जानते हैं x का मान माइनस का है, तो माइनस का मान और माइनस का 1, मतलब ऑल ओवर इसमें वापस माइनस का चिन्ह रहेगा, तो इसमें बाहर भी आएगा माइनस का चिन्ह, x - 1। ठीक है ना। तो फॉर ऑल x लेस देन 0 है। उसके बाद में फॉर ऑल x इक्वल्स टू 0, x के मान 0 पर रखो, इसका मान 0, तो बनेगा यहाँ पर मापांक ऑफ 0 मतलब 0 हो गया, है ना। फिर बनेगा प्लस में ही मापांक ऑफ 0 - 1 मतलब मापांक ऑफ -1, और आप जानते हैं वो मापांक से बाहर आके बनेगा प्लस का 1। एकदम सिंपल सी बात है। फिर आगे है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा मान हो तो क्या होगा। अब 0 से बड़े आप जानते हो। दूसरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि x का मान जो है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा ले रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पर उसको हम समझ पाएँ इस रूप में। देखिएगा, 0 से बड़ा है मतलब मान तो प्लस का है ये, तो यहाँ पर इसमें x बना प्लस का, तो मापांक से बाहर आएगा इसका प्लस चिन्ह, तो प्लस का x आ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा x - 1 है और x का मान 0 और 1 के बीच में है, मतलब x का जो मान है वो मान लो आधा है, अनुमान से मान लो आधा है, तो रखो इसमें आधा, तो आधा -1 मतलब ऑल ओवर माइनस का चिन्ह रहेगा इस मापांक में, इसलिए बाहर भी इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट x - 1। ठीक है। इसका हल लिख लेते हैं, ये बनेगा कुछ ऐसा। fx बराबर में, ये तो आप जानते हैं -2x और +1, तो 1 - 2x बन गया, ये 1 - 2x जब x का मान 0 से कम हो। ठीक है ना। और यहाँ पर इसका मान 1 ही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका मान 1 कब है, जब x का मान 0 हो। और यहाँ पर भी इसका मान आप जानते हैं 1 है, काट तो इसमें x, तो बचेगा पीछे वापस 1 ही। ये 1 है जब x का मान, ये x का मान जब 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। ठीक है। ये हमने इस फंक्शंस को मापांक हटा के सिंपल रूप में लिख लिया है। अब शुरुआत करते हैं LHL, RHL और फंक्शन का मान निकालने से। तो देखिएगा, अब पहले तो इसमें निकालते हैं x बराबर 0 पर RHL, मतलब कि राइट हैंड लिमिट। तरीका आप सब जानते हैं, सूत्र को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। RHL बराबर में सूत्र होता है लिमिट ऑफ ये h टेंडिंग टू 0 f a + h, और यहाँ पर a का मान क्या है, 0 है, तो f बनेगा 0 + h। मतलब कि फंक्शन में आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि फंक्शन में x के स्थान पर h आ चुका है, और h आप जानते हैं कि 0 से बड़ी संख्या होती है हमेशा, मतलब फंक्शन में जो x है ना, एक जो प्रांत है इसका, वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होने पर आप जानते हैं x का मान 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या होता है, 1। इसका मतलब इसमें RHL का मान डायरेक्ट ही 1 आ चुका है, ये RHL का मान प्राप्त हुआ है। ऐसे निकालने वाले हैं LHL का मान, तो कह सकते हैं इसी प्रकार से x बराबर 0 पर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो देख लीजिए, LHL के लिए सूत्र वही है, लिमिट ऑफ ये h टेंडिंग टू 0, और यहाँ होगा f 0 - h। 0 यहाँ पर प्रांत का बिंदु है और माइनस में है स्मॉल क्वांटिटी h। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर फंक्शन का जो प्रांत है वो है माइनस का h, मतलब फंक्शन के प्रांत में x के स्थान पर आ गया नेगेटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पर x का जो मान है वो माइनस का आ रहा है। तो जब x का मान 0 से कम हो तो फंक्शन का व्यवहार कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ से इस फंक्शन को इस रूप में प्राप्त कर पाएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा ये लिमिट ऑफ ये h टेंडिंग टू 0, फिर बड़ा ब्रैकेट इसको लिख देते हैं 1 - 2,
और x के स्थान पर आएगा यहाँ पर ये 0 माइनस एच, मतलब कि सिर्फ माइनस का ही h, ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि लिमिट का मान हम तब तक रखते नहीं जब तक कि बट्टा में जीरो बनता हो, और यहाँ पर आप जानते हैं कि बट्टा में तो h है नहीं, इसका मतलब रख दो लिमिट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस में 2 ब्रैकेट में है ये 0, तो बन गया यहाँ पर ये वापस ही 1, तो यहाँ से LHL का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब निकालते हैं 0 पर फंक्शन का मान। देख लीजिएगा x बराबर 0 पर फलन का मान, मतलब कि f0, वो भी देख लीजिए f/0। तो जब फंक्शन का मान 0 हो, x का मान 0 सॉरी, तो फंक्शन का मान क्या है, 1 है। तो f0 का मान तो डायरेक्ट 1 है ही। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से इन तीनों बातों से ही कि RHL, LHL और f0 इन तीनों के मान बराबर आ चुके हैं। कह सकते हैं यहाँ x बराबर 0 पर ये तीन क्वांटिटीज़ RHL बराबर LHL बराबर f0 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, क्योंकि इन तीनों के मान बराबर आ चुके हैं। ठीक है, ये इस सूत्र का एक प्रैक्टिकल फॉर्म हुआ, इस प्रकार जांच सकते हैं आप। ठीक है।